हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबको अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे कक्षा 8 की सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन अध्याय 3 संसदीय सरकार। तो आइए अध्याय शुरू करते हैं। जरा सोचकर बताइए कि क्या आपके विद्यालय, गांव, शहर या देश की शासन व्यवस्था में हम सभी भागीदार बन सकते हैं? क्या यह मुमकिन है? हाँ, यदि समूह छोटा हो तो शायद यह संभव है कि सारे लोग इसमें बराबरी से हिस्सेदारी कर सके और जरूरी निर्णय लेने व उन्हें लागू करने में बराबर की भूमिका निभाएं। लेकिन यदि बात हमारे देश की हो या फिर गांव की भी क्यों न हो, ऐसा संभव नहीं है। भारतीय संविधान यह तो निश्चित करता है कि सभी लोग अपने देश की शासन प्रणाली का हिस्सा बने, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में नहीं, अपने प्रतिनिधियों द्वारा। हमारे देश में 18 वर्ष या उससे ऊपर के सभी नागरिकों को मत देकर अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार है। ये प्रतिनिधि अलग अलग स्तर पर चुने जाते हैं, जैसे ग्राम पंचायत, राज्य विधानसभा और संसद। इन प्रतिनिधियों की यह जिम्मेदारी होती है कि वे अपने क्षेत्र के लोगों की राय जानें, लोगों की समस्याओं को सुने और उसे हल करने का प्रयास करें। इन प्रतिनिधियों का चुनाव 5 वर्ष तक के लिए होता है और इनकी जिम्मेदारी लोगों के प्रति होती है। इन वर्षों के दौरान यदि ये ठीक से काम न करे तो लोग इन्हें दूसरी बार वोट न देकर सरकार में शामिल होने से रोक सकते हैं। लोग स्थानीय शासन की इकाइयां जैसे ग्राम पंचायत से लेकर पूरे देश के लिए कानून बनाने वाली संसद तक सभी में शामिल होने वाले प्रतिनिधियों का चुनाव स्वयं करते हैं। ये प्रतिनिधि लोगों की तरफ से कानून बनाने, उन्हें लागू करने और शासन के जरूरी निर्णय लेने का कार्य करते हैं। संसदीय सरकार में प्रतिनिधियों का चुनाव एक निश्चित समय के लिए होता है। यह समय अवधि समाप्त होने पर लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने का फिर से मौका मिलता है। उदाहरण के लिए भारत में यह अवधि सामान्यतः 5 साल की है। 5 साल के बाद होने वाले चुनाव में लोग पुराने प्रतिनिधियों को दोबारा वोट न देकर नए प्रतिनिधि भी चुन सकते हैं। आइए अब देखते हैं संसद का गठन। भारतीय संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इन तीनों को मिलाकर ही संसद बनती है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं लोकसभा। भारतीय संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के निचले सदन को लोकसभा कहते हैं। नाम के अनुसार यहाँ बैठने वाले प्रतिनिधियों यानी लोकसभा सांसदों का चुनाव सीधे लोगों द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत व राज्य विधानसभा की तरह लोकसभा के लिए भी हर 5 साल में चुनाव करवाए जाते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए पूरे देश को लगभग समान जनसंख्या वाले निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं, लेकिन इसमें कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव लड़ सकते हैं। इस समय लोकसभा में 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं। लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य भी मनोनीत किए जाते हैं। चुने जाने के बाद उम्मीदवार सांसद, सदस्य या सांसद अथवा एमपी कहलाते हैं। इन सांसदों को मिलाकर लोकसभा बनती है। लोकसभा के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुनते हैं। आइए अब देखते हैं राज्यसभा। भारतीय संसद के उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों के प्रतिनिधि की तरह कार्य करती है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्यसभा में 238 निर्वाचित तथा 12 मनोनीत सदस्य होते हैं। राज्य के लोग ही विधानसभा के सदस्यों को चुनते हैं। फिर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। प्रत्येक 2 साल के बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। इस तरह राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। आइए अब देखते हैं राष्ट्रपति। संसद का तीसरा अंग है राष्ट्रपति। भारत के संविधान में राष्ट्रपति औपचारिक रूप से अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी मंत्रिपरिषद के माध्यम से ही करता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है।
यहाँ जो दाहिनी तरफ हम तस्वीर देख रहे हैं, ये भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी हैं। लोकसभा चुनाव के बाद चुने गए संसद सदस्यों की सूची तैयार की जाती है। जिस राजनीतिक दल को बहुमत के लिए आधे से अधिक सीट प्राप्त होती है, उस दल के नेता को ही राष्ट्रपति सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। भारत में किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए 543 में से कम 272 सीटों की आवश्यकता होती है। यदि किसी एक दल को बहुमत के जरूरी 272 सीटें न मिल पाए तो एक से अधिक दल मिलकर भी सरकार बना सकते हैं। इसे गठबंधन सरकार कहते हैं। गठबंधन की सरकार के उदाहरण को समझने के लिए नीचे दी गई लोकसभा चुनाव 1999 के नतीजे की तालिका को पढ़ें। यहां हम देख रहे हैं कि राष्ट्रीय दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी को 182 सीट, बहुजन समाज पार्टी को 14 सीट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 33 सीट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 114 सीट, जनता दल यूनाइटेड को 21 सीट और अन्य को 5 सीट मिला। जबकि क्षेत्रीय दल के रूप में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम को 10 सीट, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को 8 सीट, बीजू जनता दल को 10 सीट, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम को 12 सीट, इंडियन नेशनल लोक दल को 5 सीट, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 8 सीट, पहली मक्कल कांची को 5 सीट, राष्ट्रीय जनता दल को 7 सीट, शिवसेना को 15 सीट, समाजवादी पार्टी को 26 सीट, तेलुगु देशम पार्टी को 29 सीट और अन्य को 23 सीट मिले हैं। पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल को 10 सीट, निर्दलीय को 6 सीट और कुल मिलाकर 543 सीटों की घोषणा की गई है। यहाँ जब हम ध्यान से देखेंगे तो पता चलता है कि किसी भी राष्ट्रीय अथवा क्षेत्रीय पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। तो उस समय जो सरकार बनी वह गठबंधन की सरकार थी, जो कि बहुत ही कम समय तक चला और मात्र 1 वोट के लिए वह सरकार गिर गई थी, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। आइए अब देखते हैं प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। लोकसभा में बहुमत वाले दलों के गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति की सलाह से प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। प्रधानमंत्री एवं सभी मंत्रियों के लिए संसद की सदस्यता अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य बने बिना मंत्री या प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसे 6 महीने के भीतर सांसद के रूप में निर्वाचित होना पड़ता है। मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। वह संसद के प्रतिनिधि के रूप में सामूहिक रूप से कार्य करती है। भारत में प्रधानमंत्री का सरकार में सर्वोच्च स्थान है। प्रधानमंत्री एक तरफ मंत्रिपरिषद तथा दूसरी तरफ राष्ट्रपति के बीच सेतु का काम करते हैं। प्रधानमंत्री सरकार के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों में शामिल होते हैं। आइए अब देखते हैं संसद के कार्य। संसद को प्रमुखतः निम्नांकित कार्य करने होते हैं। पहला, विधायी कामकाज। संसद पूरे देश या देश के किसी भाग के लिए कानून बनाती है। कानून बनाने की प्रक्रिया के बारे में आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे। दूसरा, वित्तीय कार्य। सरकार को बहुत से काम करने पड़ते हैं। इन सभी कार्यों के लिए धन की आवश्यकता होती है। संसद अपनी वित्तीय शक्तियों के द्वारा सरकार के कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराने का अधिकार देती है। सरकार को अपने द्वारा खर्च किए गए धन का हिसाब तथा प्रस्तावित आय का विवरण संसद को देना पड़ता है। तीसरा, सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन और जानकारी देना। सरकार को नियंत्रित करना तथा मार्गदर्शन देना संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। संसद में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि लोगों की तरफ से कार्य करते हैं, इसलिए मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। संसद कई तरीकों से मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखती है। उन तरीकों में प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न पूछना, सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की आलोचना करना और अविश्वास प्रस्ताव पेश करना प्रमुख है। तो आइए देखते हैं प्रश्नकाल में प्रश्न पूछना। प्रश्नकाल संसद का महत्वपूर्ण हिस्सा है। संसदीय कार्यवाही का प्रत्येक दिन प्रश्नकाल से शुरू होता है। प्रश्नकाल के दौरान संसद आमतौर पर अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित किसी भी विभाग के किसी भी विवाद से जुड़ी किसी समस्या के बारे में प्रश्न पूछते हैं। कई मौक़ों पर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो सरकार की किसी ऐसी नीति या कार्यक्रम से संबंधित होते हैं जो पूरे देश को प्रभावित करते हैं।
आइए अब देखते हैं अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद पर नियंत्रित करने का एक मजबूत तरीका है। यदि संसद को यह लगता है कि मंत्रिपरिषद सही ढंग से काम नहीं कर रही है, तो संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। ऐसे प्रस्ताव की सूचना मिलने पर लोकसभा अध्यक्ष अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के लिए एक निश्चित दिन तथा समय निर्धारित करते हैं। बहस के बाद मतदान किया जाता है। यदि अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार हो जाए तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो आप सबको हमारा यह प्रयास कैसा लगा, हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।